Good morning, good afternoon, good evening, all of my students. In this video, we will try to discuss the very important topic, which is named as the consistency and inconsistency of a system of linear equation. इस वीडियो में हम लोग जो है एक बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसको कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी ऑफ ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो वर्ड यूज हो रहा है, जिसका पहला वर्ड है कंसिस्टेंसी और दूसरा वर्ड है इनकंसिस्टेंसी। मैंने कहा था कि जो रैंक का डेवलपमेंट हो रहा है, चाहे वो इक्लान फॉर्म हो, चाहे वो नॉर्मल फॉर्म हो, और चाहे फिर वो डिटरमिनेंट वाले मेथड से हो, इन सब का यूज हम जो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए करते हैं। आपने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका हाई स्कूल लेवल से शुरू किया था, और फिर आप उसको मैट्रिक्स मेथड से भी सॉल्व करते थे। लेकिन उन सारे में एक प्रॉब्लम ये थी कि आप डायरेक्टली जो है ये नहीं ट्रैकल कर पा रहे थे कि आपका सोल्यूशन जो है इंस्टेंट आप कैसे पता लगाएंगे कि आपके सिस्टम के पास सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, और अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा कि तो वो सोल्यूशन यूनिक होगा कि उस सिस्टम के पास इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। इन सब सारी चीजों की जरूरत हमें इस टॉपिक से मिलेगी, और इसके इन सब को डिस्कस करने के लिए हमारे पास रैंक का कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी है। इसी नाते रैंक ऑफ द मैट्रिक्स को डेवलप किया गया कि आगे हम इस तरह की जानकारी को हासिल कर पाए और अपने लीनियर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर पाए। ठीक है, सबसे पहले दो वर्ड यहाँ पे समझना जरूरी है। पहली बात तो कंसिस्टेंसी क्या होती है, और उसके बाद जो है इनकंसिस्टेंसी क्या होती है। ठीक है, तो अगर आप कंसिस्टेंसी की बात करें, ठीक है, तो दिस इज कंसिस्टेंट। कोई इक्वेशन कंसिस्टेंट कब होता है और कोई इक्वेशन जो है इनकंसिस्टेंट कब होता है। ठीक है, दिस इज इनकंसिस्टेंट। दो वर्ड आपको दिख रहा है, पहला वर्ड आपका कंसिस्टेंट दिख रहा है, दूसरा वर्ड आपका इनकंसिस्टेंट दिख रहा है। ठीक है, और उससे भी पहले एक वर्ड है, दिस इज लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन से आप क्या समझते हैं, और चौथी बात की होमोजीनियस। दिस इज होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन से आप क्या समझते हैं। तो ये चार वर्ड आ रहे हैं। सबसे पहले तो हमें लीनियर वर्ड समझने की जरूरत है, उसके बाद नॉन होमोजीनियस क्या मतलब है। दिस इज नॉन होमोजीनियस। ठीक है, हम होमोजीनियस भी समझ लेते हैं, आगे यूज करना हमें। तो दिस इज होमोजीनियस। ठीक है, होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, तो इन सारे वर्ड को समझना जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले तो हमें लीनियर समझना होगा। मान लीजिए आपके पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया गया है, दिस इज 3x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 7। ठीक है, दिस इज 2x प्लस 9y इज इक्वल टू 10। ठीक है, देन दिस इज नोन एज द लीनियर इक्वेशन, बिकॉज क्योंकि इसमें x और y दोनों का ही पावर 1 है, तो इस प्रकार के सिस्टम ऑफ इक्वेशन को लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहा जाता है। ठीक है, तो जब भी लीनियर वर्ड का नाम आए तो इसका मतलब कि आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि आपका जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है उसमें जो वेरिएबल्स के जो चार्जेस हैं वो 1 होने चाहिए। ठीक है, नॉन होमोजीनियस किसी प्रकार से ये भी हो सकता है, x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 1। दिस इज 2x प्लस y माइनस z इज इक्वल टू 9। दिस इज 3x प्लस y प्लस 2z इज इक्वल टू 11। ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज द लीनियर इक्वेशन। ठीक है, होमोजीनियस इक्वेशन क्या होता है, सपोज दैट x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 1। दिस इज 2x प्लस 9y माइनस z इज इक्वल टू 0। 3x प्लस 10y प्लस z इज इक्वल टू 3। ठीक है, इसमें वेरिएबल को छोड़कर जो कांस्टेंट आ रहे हो, वो उनमें इन तीनों इक्वेशन में से कोई एक कांस्टेंट जो है नॉट इक्वल टू 0 के बराबर होना चाहिए। सब नॉट इक्वल टू 0 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ 1 है, ये 0 है, 2 है। अगर ये तीनों 0 हो जाता तो इस प्रकार के इक्वेशन को हम लोग होमोजीनियस इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, सपोज दैट दिस इज x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 0। 2x प्लस 9y माइनस z इज इक्वल टू 0। 3x प्लस 11y प्लस z इज इक्वल टू 0। दिस इज नोन एज द होमोजीनियस इक्वेशन।
एंड दिस इज नोन एज द नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। नॉन होमोजीनियस के लिए जो कांस्टेंट होने चाहिए उनमें से कोई एक नॉट इक्वल टू जीरो, जैसे यहाँ पे 11 लग जाता तब भी ये नॉन होमोजीनियस है। और अगर ये दोनों जीरो हो जाता लेकिन 1 मिल रहा है जो नॉट इक्वल टू जीरो के बराबर है, तब भी ये क्या कहलाता है, आपका नॉन होमोजीनियस कहलाता है। ठीक है, तो होमोजीनियस का जो मतलब है, होमोजीनियस का मतलब जो इसके कांस्टेंट आए वो सब जीरो के बराबर, वेरिएबल को छोड़कर जो भी वैल्यूज आए वो सब जीरो के बराबर हो जाए। तो बहुत सिस्टम की बातें हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, जिसके अंदर x और y और z तीनों का पावर जो है 1 होना चाहिए। होमोजीनियस इक्वेशन क्या होता है कि अगर आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया गया है और उनमें वेरिएबल को छोड़कर जो कांस्टेंट होने चाहिए वो नॉट इक्वल टू जीरो के बराबर होने चाहिए। तीसरी बात, होमोजीनियस इक्वेशन क्या होता है, वेरिएबल को छोड़कर जो भी कांस्टेंट इसमें इन्वॉल्व हो रहा है वो सब जीरो के बराबर हो जाए, तो इस प्रकार के सिस्टम ऑफ इक्वेशन को होमोजीनियस कहते हैं। नॉन होमोजीनियस के लिए कम से कम एक कांस्टेंट जो है नॉट इक्वल टू जीरो के बराबर होना चाहिए सिस्टम ऑफ इक्वेशन में। सब नॉट इक्वल टू जीरो के बराबर है तब तो ये होमोजीनियस है, लेकिन कम से कम मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, लीनियर आपको पता ही चल गया। अब कंसिस्टेंसी क्या होती है या कंसिस्टेंट सिस्टम क्या है। सपोज दैट आपके पास ये कोई इक्वेशन है x प्लस 2y is equal to 4. What is the general meaning of consistency? ठीक है, this is 3x plus 2y is equal to 2. ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को आप जब सॉल्व करेंगे, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, तो इसका जो सोल्यूशन आएगा, इसका जो सोल्यूशन आएगा, ये सोल्यूशन आफ्टर सॉल्विंग जो हाई स्कूल मेथड से सॉल्व होता है, x is equal to -1, ठीक है, गौर करिएगा, और y is equal to जो वैल्यू मिलती है दिस इज 5/2। इसके सिवा कोई और सोल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर जो आपका सोल्यूशन मिल रहा है वो सोल्यूशन आपका यूनिक है। दिस सोल्यूशन इज यूनिक। ठीक है, यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, इसी प्रकार से एक और इक्वेशन हम लेते हैं यहीं पर, दिस इज x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है, and this is 3x plus 2y, 3x plus 2y, sorry 6y is equal to 12। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसके बहुत सारे सोल्यूशन, पहली बात तो x is equal to 0 और y is equal to 2। ठीक है, this is x is equal to 4 एंड y इज इक्वल टू 4। ठीक है, इसी प्रकार से x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 एसेट्रा। ठीक है, तो यहां पर यूनिक है, परंतु यहां पर और भी मल्टीपल सोल्यूशन मिल रहे हैं। ठीक है, दिस इज नोन एज द मल्टीपल सोल्यूशन या समटाइम इट इज आल्सो नोन एज द इनफाइनाइट सोल्यूशन। ठीक है, और भी सोल्यूशंस के एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिया और उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को आपने सॉल्व किया और अगर उसके पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, इट डजंट मैटर, इट विल बी possess the unique solution or infinite solution, then such type of system of equation is said to be consistent system of equation। तो जैसे ये दोनों इक्वेशन थे, ये दोनों कंसिस्टेंट हैं क्योंकि इसके पास यूनिक सोल्यूशन है। ये दोनों इक्वेशन के अंदर भी कंसिस्टेंसी है क्योंकि इसके पास तो बहुत सारे सॉल्यूशन मिल रहे हैं। तो कंसिस्टेंसी का बहुत सिंपल सा मतलब कि अगर आपके पास कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है और उसके पास कि सॉल्यूशन उसके पास प्रिजर्व करता है, सॉल्यूशन उसके पास एग्जिस्ट करता है, तो सच टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज सेड टू बी कंसिस्टेंट। यानी कि अगर कोई सिस्टम कंसिस्टेंट है तो इस बात की गारंटी है कि उसके पास सदैव जो है सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब नॉन होमोजीनियस के बारे में हमें नहीं पता, लेकिन होमोजीनियस इक्वेशन ऑलवेज कंसिस्टेंट होता है क्योंकि देखो सब जीरो के बराबर है। तो इसका एक सोल्यूशन तो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू 0, यानी द होमोजीनियस इक्वेशन इज ऑलवेज कंसिस्टेंट। मान लीजिए आपने इक्वेशन ले लिया x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 0। तो इसका एक सोल्यूशन तो x बराबर 0 और y बराबर 0 विच इज ट्रिवियल सोल्यूशन। देन वी कंक्लूड दैट
कि whenever your system of linear equation is homogeneous, then there is no need of for checking the inconsistency. It is always consistent because it possesses the trivial solution. X is equal to 0 and y is equal to 0. Now, what is the meaning of inconsistency? अगर हम इनकंसिस्टेंसी की बात करें, मैं इसको रफ कर रहा हूं. इनकंसिस्टेंसी की अगर हम बात करें तो नाम से यह स्पष्ट है, जो ऐसा सिस्टम ऑफ इक्वेशन जिसके पास कोई सोल्यूशन न मिलता हो. तो नाउ वी टेक द नेक्स्ट टॉपिक. दिस इज इनकंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट. ठीक है, मान लीजिए हमने एक इक्वेशन ले लिया, दिस इज x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, और एक और इक्वेशन ले लिया 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 5. ठीक है, अब इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा. मान लीजिए आपने x इक्वल टू 2 ले लिया और y इक्वल टू 1. ये इसको तो सेटिस्फाइड करेगा लेकिन इसको सेटिस्फाइड नहीं करेगा. इसको अगर आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां भी 6, तो ये एब्सेंट रिजल्ट आ जाएगा. यानी इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के पास कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है. तो अगर आपके पास कोई लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन है और उसके पास किसी भी प्रकार का कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, तो सच टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशन आर सेड टू बी द इनकंसिस्टेंट. यानी इनकंसिस्टेंट होने के लिए ये आवश्यक कंडीशन है कि आपके लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन के पास किसी भी प्रकार का कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए. So these are the general meaning of the consistency and inconsistency and homogeneous and non-homogeneous system of equation. Now, अब हम लोग कैसे रैंक मेथड से इन सारी चीजों के बारे में चर्चा करते हैं, उसके बारे में हमें जानने का प्रयास करना होगा. तो देखिए हम लोग कर क्या रहे हैं. हमने एक इक्वेशन ले लिया a11 x1, a12 दिस इज x2, दिस इज a, या सिंपली आप ले सकते हैं दिस इज a1 x, दिस इज a2 y, दिस इज a3 z इज इक्वल टू b1. ठीक है, या इज इक्वल टू आपने मान लिया दिस इज p1, मान लिया होमोजीनियस है. ठीक है, नाउ दिस इज b1 x, दिस इज b2 y, दिस इज b3z इज इक्वल टू p2. ठीक है, एक और इक्वेशन, दिस इज b3x, सॉरी दिस इज c1x, c2y, दिस इज c3z इज इक्वल टू p3. ये आपके पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है जिसको आप लोग इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हैं. ठीक है, ये मान लिया हमने. हमारा ऑब्जेक्टिव कि कैसे हम रैंक मेथड से इसके कैरेक्टर को पता करें कि इस सिस्टम के पास सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं. होमोजीनियस है तो P1, P2, P3 में से कोई एक जो है नॉट इक्वल टू 0 के बराबर होगा. सारा का सारा नॉट इक्वल टू 0 हो, इसकी समस्या है. ठीक है, एक्स वाई जेड इसमें जो है अननोन्स है, और A1, P1, P2, P3 इसके कांस्टेंट्स हैं, और A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 ये सब आपके वेरिएबल के कोफिशिएंट्स हैं. इसको आप मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो आपने इंटर लेवल तक ही पढ़ा, इंटर लेवल में ही पढ़ा होगा. तो A1, A2, दिस इज A3, दिस इज B1, दिस इज B2, दिस इज B3, दिस इज C1, दिस इज C2, दिस इज C3. ठीक है, और यहां हमने लिख दिया दिस इज x y z. ठीक है, और दिस इज इक्वल टू P1, P2, P3. ठीक है, ये आपके हो गया. इसको आप लोग लिख सकते हैं, और दिस इज नाउ वी पुट हियर दिस इज a इज इक्वल टू above क्वांटिटी, और दिस इज x इज इक्वल टू above, and this is b is equal to above. So this equation can be written as in the form this is ax plus b. ठीक है, this one is the equation number 2. ठीक है, आप इसे कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं. Now we define the another type of matrix. This is known as argumented matrix. ठीक है, so this is the argumented argumented MENTED. ठीक है, दिस इज मैट्रिक्स
is denoted by C. C, A such that B means this is A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, and this is equal to such that B1, this is such that P1, this is P2 and this is P3. This is known as the argumented matrix. A और B को मिलाने के बाद जो मैट्रिक्स तैयार होगा, this is known as the argumented matrix. तो सिंपल सी बात, आपके पास एक इक्वेशन दिया गया था जिसमें 3 अननोन्स थे, इसको आपने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा। इक्वेशन को आप ax प्लस b के फॉर्म में लिख सकते हैं, और a और b के मिलाने के बाद एक नया मैट्रिक्स तैयार कर रहे हैं जिसको c नाम दे रहे हैं। दिस इज नोन एज द आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है, इसे कहा जाता है। ठीक है, अब मेन उद्देश्य है इस C का रैंक निकालना, और इसी रैंक के आधार पर सिस्टम का नेचर डिपेंड करेगा। तो हमारा वर्किंग प्रोसेस क्या होगा, कंसिस्टेंसी को चेक करने के लिए मैं यहां पर वर्किंग प्रोसेस पर एक्सप्लेन कर रहा हूं, जरा गौर करिए। ठीक है, दिस इज वर्किंग मेथड, वी कैन क्रिएट द फ्लो चार्ट। दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन राइट ax इज इक्वल टू b। आपके पास ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया रहेगा, आप इसे ax प्लस b के फॉर्म में लिख सकते हैं। After that, you can find this is a rank of C. Argumented matrix का रैंक निकालना है with the help of इसके बाद आप C क्रिएट करेंगे। C मतलब A such that B, जिसको argumented matrix कहा जाता है, ये बना लिया। दूसरा स्टेप जो है आपको निकालना है इस C का रैंक। ठीक है, जब आप इस C का रैंक निकालेंगे, और वो भी एक कंडीशन, with the help of this is इक्लान फॉर्म, that is the important line। आपको मैट्रिक्स का रैंक जो है वो इक्लान फॉर्म से निकालना है। अब यहां पे दो और कंडीशन। पहली कंडीशन ये कि अगर मान लीजिए रैंक ऑफ A इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ C, ठीक है, then the system of equation is inconsistent and it has no solution। यही तय हो जाएगा कि आपके सिस्टम के पास किसी भी प्रकार का कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ द रैंक, कि अगर रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए, देन इन दैट सिचुएशन, ए आपको पता होगा उसका रैंक कैसे निकलता है इक्लान फॉर्म से। तो रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ सी, देन डेफिनेटली यू कैन से दैट योर सिस्टम इज द इनकंसिस्टेंट। बट नाउ इफ rank of A is equal to rank of C, then the system is consistent. Then the system is consistent and there exists a solution। तब इस बात की गारंटी है कि आपके सिस्टम के पास निश्चित तौर पर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। बहुत सिंपल सी बात, इस फ्लो चार्ट में क्या किया गया है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट डाउन द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, द फॉर्म ax is equal to b। After that you can create the argumented matrix, and after that you can calculate the rank of C and A with the help of only echelon form। ठीक है, और now whenever we two condition are created, if rank of A is not equal to rank of C, then in that situation your system of equation is inconsistent and it has a no solution। इसके पास कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। इनकंसिस्टेंसी का ये मतलब होता है। अगर वही दूसरी तरफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ सी हो गया, तो आपके सिस्टम, आपका जो सिस्टम होगा वो सिस्टम आपका जो है कंसिस्टेंट होगा,
और उस कंसिस्टेंट होने के साथ साथ जब ये कंसिस्टेंट हो गया तो इसके पास सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब फिर ये सवाल उठता है कि भैया सोल्यूशन मिलेगा तो सोल्यूशन यूनिक होगा कि इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। तो यहां से हम फिर दो कंडीशन पे आ रहे हैं, ठीक है। ये इस कंडीशन में तो प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। यहां पर अगर हम पहला कंडीशन देखें तो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ सी, बराबर होना चाहिए तभी सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। इज इक्वल टू दिस इज नंबर is equal to number of this is unknowns, number of unknowns, ठीक है, number of unknowns, then there exists a यूनिक सोल्यूशन, दिस इज वन सोल्यूशन, केवल एक सोल्यूशन मिलेगा जिसको आप यूनिक सोल्यूशन कह रहे हैं, ठीक है। तो आपका सिस्टम के पास हर हालत में एक सोल्यूशन मिलेगा और वो सोल्यूशन आपका यूनिक होगा। वहीं दूसरे की तरफ अगर आप यहां पे देखें, गौर करिएगा, नाउ दिस इज रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ सी इज लेस देन number of this is unknowns, ठीक है। then there exists an infinite solution या multiple solution, ठीक है। in that case there are the infinite solution, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात है। सबसे पहले तो आपको अपने सिस्टम ऑफ इक्वेशन को ax प्लस बी के फॉर्म में लिखना होगा। उसके बाद c डिफाइन करना होगा जिसको आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स कहते हैं। उस c का इक्लान फॉर्म से रैंक निकालना होगा, a का भी उसी में निकल जाएगा। उसके बाद अगर रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ सी नहीं बराबर है तो आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं, आपका सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। और अगर आपका सिस्टम इनकंसिस्टेंट है तो इसके पास किसी भी प्रकार का कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ सी आपस में बराबर होते हैं तो निश्चित तौर पर आपका सिस्टम कंसिस्टेंट हो जाएगा और उस कंसिस्टेंसी के वजह से उसके पास सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब वो सोल्यूशन आपका यूनिक भी हो सकता है और वो सोल्यूशन आपका इनफाइनाइट भी हो सकता है, ठीक है। अगर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ सी हो गया तो उस कंडीशन में रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ सी हो गया और वो नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर हो गया। मतलब आपके सिस्टम में जितने अननोन्स निकालने के लिए बोले गए, मान लो 3 है तो 3, 4 है तो 4, दोनों बराबर होने के साथ साथ अगर नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर हो गए तो उस कंडीशन में आपके सिस्टम ऑफ इक्वेशन के पास जो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा वो ऑलवेज यूनिक हो जाएगा, मतलब वन सोल्यूशन। लेकिन अगर रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ सी बराबर है लेकिन इन दोनों की वैल्यू लेस देन अननोन, मान लो ये 2 आ गया, ये भी 2, अननोन 3 है तो लेस देन 2 है, तो इसके पास जो सोल्यूशन मिलेगा उनकी संख्या इनफाइनाइट होगी, मतलब मल्टीपल सोल्यूशन। तो मल्टीपल सोल्यूशन के केस में इनफाइनाइट सोल्यूशन के फॉर इनफाइनाइट सोल्यूशन के केस में कॉन्सेप्ट आपको लेकर चलना होगा। इनफाइनाइट मतलब कुछ चीजें होंगी यहां पर, तो दिस इज आर्बिटरली कांस्टेंट इज इक्वल टू दिस इज अननोन माइनस रैंक ऑफ सी। इसके बारे में जब मैं क्वेश्चंस लगाऊंगा तो आपको डिस्कस करूंगा कि इसका क्या यूज होगा, ठीक है। बहरहाल इस प्रोसेस को आपको समझ में आना चाहिए। अब अगले लेक्चर में हम लोग इसी के रिगार्डिंग कुछ सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, कैसे इसको इंप्लीमेंट करके क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।